डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस को पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके दो फेसेस हैं। एक जो है लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि दूसरा इसका फेस है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं कि लाइट रिएक्शन तो लाइट की मौजूदगी में होता है। बाज़ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये जो दूसरा फेस है इसका डार्क रिएक्शन, इसको डार्क इसलिए कहते हैं कि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। चाहे वो लाइट रिएक्शन हो या चाहे वो डार्क रिएक्शन हो, दोनों ही दिन के वक्त होते हैं और दोनों को लाइट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन है तो ये लाइट के बगैर होगा। अब जब लाइट रिएक्शन हो जाता है, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि एक उसका प्रोडक्ट है ATP, दूसरा उसका NADPH2। अब ये जो NADPH2 या ATP बने हैं वो लाइट रिएक्शन के नतीजे में बने हैं। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों प्रोडक्ट ATP और NADPH2 की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो इससे ये बात वाज़ेह है कि अगर ये लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे ATP और NADPH2, और NADPH2 और ATP जब नहीं बनेंगे तो ये तो फिर रिएक्टेंट्स हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन में इनका होना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं बनेंगे लाइट रिएक्शन के नतीजे में, और इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट्स नहीं होंगे। जब डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर आगे प्रोसेस कैसे कैरी करेगा। तो इसका मतलब है कि लाइट रिएक्शन के साथ साथ जो डार्क रिएक्शन है वो भी बहुत मस्ट है, और वो भी लाइट ही के नतीजे में आगे प्रोसेस कैरी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, हम डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम भी देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और डायरेक्टली लाइट तो नहीं चाहिए लेकिन लाइट फिर भी होगी ज़रूरी। तो दूसरा इसका नाम, इसका तीसरा नाम भी है केल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं, और इसका चौथा नाम C3 साइकिल का नाम भी देते हैं। अब मैंने आपको जब तीसरा नाम बताया कि केल्विन साइकिल, तो केल्विन असल में इसका जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर है। अब एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने ही इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था 1961 में, जिसकी बुनियाद पर इसको जो है मेल्विन केल्विन का नाम दिया गया उसके इस ऑनर पर। तो इसको जो है फिर 1961 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस वर्क पर, और इसको फिर मैंने आपको बताया कि केल्विन साइकिल का नाम दिया गया, या फिर इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। अब अगर बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, चाहे वो लाइट रिएक्शन है या फिर डार्क रिएक्शन है, ये हो कहाँ पर रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट पर हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर हो रहा है ये अपने समझना ज़रूरी है। फर्ज करें हमारे पास ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना, ठीक है, थाइलेक्वाइड है, और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे थाइलेक्वाइड होते हैं, इस तरह बिल्कुल इस अशरफियों की तरह, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हों। तो एक सिंगल को थाइलेक्वाइड कहते हैं, और जब ये बहुत सारे मिल जाए तो फिर इसको ग्रेना का नाम दिया जाता है। तो थाइलेक्वाइड में अगर आप ये देखें तो ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। अब थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के दो रीजन है, एक इनसाइड अंदर का रीजन है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और दूसरा जो इसका आउटसाइड का रीजन है, बाहर वाला रीजन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर रीजन है वहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले अपने ये बुनियादी जो आपका जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है। ये MCQs में भी आ सकता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, या लाइट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्या हैं, या फिर डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स क्या हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना, समझते जाना है, इसको ध्यान में रखना।
तो अगर स्टेजेस की बात करें, केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन या फिर C3 साइकिल, तो इसके जो स्टेजेस हैं ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। ये जो केल्विन साइकिल हो रहा है या फिर डार्क रिएक्शन हो रहा है, तो ये 3 स्टेजेस पर हो रहा है, 3 मतलब कि प्रोसेस से गुजर रहा है, फिर ये जाकर कंप्लीट होता है। तो उसका पहला स्टेज है कार्बन फिक्सेशन, कार्बन की फिक्सेशन होगी। दूसरा जो इसका जो स्टेज है वो रिडक्शन है, और तीसरा जो है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाय फॉस्फेट। तो ये 3 स्टेजेस से गुजरता है। जब 3 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं तो फिर जाकर जो है ये आपका केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेज की तरफ चलते हैं, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का नाम इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से जो आपका प्रोडक्ट, इसमें एक और रिएक्टेंट भी है राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर, ये जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है। इसी वजह से इस स्टेज को हम नाम देते हैं कार्बन फिक्सेशन का नाम देते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे होता क्या है कि एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड का। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये वाला, ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कहलाता है। ये कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को फिक्स किया जाता है, तब ये जाकर बनता है। और फिर लेटर ऑन ये क्या करता है, एंजाइम्स की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ट्राइओजोस में, जिसको फिर हम नाम देते हैं फास्फोग्लाइसरिक एसिड का नाम देते हैं, PGAB कहते हैं इसको, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये 3 कार्बन जो है कंपाउंड है, ट्राइओज भी इसको कहा जाता है। इसके बाद इसका दूसरा फेस होता है, जब हमारे पास फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है तो जो हमारा लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था ATP और NADPH2, अब वो जो है यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। मैंने आपको कहा ना कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ATP और NADPH2 वो मस्ट हैं डार्क रिएक्शन को कैरी करने के लिए। जब डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसके नतीजे में होगा, इनकी जो है मतलब कि कम्बिनेशन से होगा। फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो आपका फर्स्ट स्टेज कार्बन फिक्सेशन के स्टेप में बना था, वो क्या करेगा, NADPH2 और ATP को यूज करते हुए ये फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड और ADP, अब ATP जो यूटिलाइज होने के बाद ADP में बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बन जाएगी। अब ये चाहे वो ADP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, या आपका जो NADP जो है NADPH2। अब देखो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो ATP यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा NADPH2 भी यूटिलाइज हो रहा है। तो इन दोनों की यूटिलाइजेशन से हो क्या रहा है, एक तो प्रोडक्ट बन रहा है फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, दूसरा यहाँ पर 2 और प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। एक ATP को यूज होने के बाद जो ADP में कन्वर्ट हो रहा है ये, दूसरा जो है NADPH2 की यूटिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NADP। ये दोनों जो हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जो हैं ये प्रोडक्ट हैं। अब ये दोबारा से जो है फिर लाइट रिएक्शन में जाएंगे, लाइट रिएक्शन में ये जब जाएंगे तो फिर से जो है लाइट रिएक्शन दोबारा से होगा, फिर जो है आपका ATP बनेगा, NADPH2 बनेगा, इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। तो ये फास्फोग्लाइसर, अब इसको रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होती है, इसलिए इसको हम एडिशन का नाम देते हैं। तो फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बन गया। इसके बाद तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन असल में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपने याद रखना है कि केल्विन साइकिल में जो रीजनरेशन में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो रही है। अब ये जो आपका 5 जो फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये ATP के साथ मिलेंगे, ATP मजीद मौजूद है, ये क्या कर देगा ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फिर 3 कार्बन कंपाउंड रुबिस्को बना देगा, और 3 कार्बन जो है रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट बना देगा। इस तरह से जो है ये आपका ATP आपका जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको फिर हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या फिर मेल्विन केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।